Students, our today's topic is AFLP. What is the full form of AFLP? It is Amplified Fragment Length Polymorphism. And what is the definition of AFLP? It is if we find any of the difference between DNA fragment taken from two individuals, that is A and B, and we are detecting it by the process that is amplified restriction length polymorphism technique. In this, we are again using the PCR technique. So it's come under the PCR technique, right? In the earlier marker, we have studied that RAPD is also a PCR based marker, but RFLP is hybridization based marker. Okay, so we have in the first video, that is molecular markers slide, we have seen that we have discussed about the two markers, that is one is non-PCR based and second one is the PCR based. Okay, so the second marker, that is AFLP, it's come under PCR technique. So in this also we use PCR. So what is the principle behind AFLP marker? It is the first point is that it combines components of RFLP analysis with PCR technology. In short, we have studied about RFLP and RAPD marker technique, and now we are studying about AFLP. So it's a कॉम्बिनेशन मीन RFLP एंड RAPD का कॉम्बिनेशन है AFLP because we are using RFLP. Why we are saying we are using RFLP? Because we have to known about the DNA sequence. जैसे कि हमें RFLP टेक्निक में DNA सीक्वेंस नोन थे, हमें पता थे कि DNA सीक्वेंस क्या है, तो इस टेक्निक में भी हमें पता होना चाहिए कि DNA के सीक्वेंसेस क्या है. ठीक है, और PCR यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर सेइंग दैट RAPD भी यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ RAPD प्लस RFLP, और ये थोड़ी और एडवांस टेक्निक है मार्कर की. इसमें जो भी जीनोमिक DNA है उसको हम डाइजेस्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. जो भी डाइजेशन का काम होता है किसी भी टेक्निक में, वो किसके थ्रू होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू होता है, और नॉर्मली वो होता है फ्रीक्वेंट और रेयर कटर से. ठीक है, इसमें कटर्स होते हैं जो कि कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पे जाके और डिफरेंट फ्रेगमेंट जो है DNA का वो प्रोड्यूस करते हैं. तो वो मोस्टली क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट और रेयर कटर होते हैं. ठीक है, और जो अडेप्टर्स होते हैं वो नोन सीक्वेंस होता है, हमें पता होता है कि वो क्या सीक्वेंस है, और उसको हम अडेप्टर्स को कहाँ लगाते हैं? DNA फ्रेगमेंट्स में जाके लाइगेट कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद जो प्राइमर है वो जो हमने अडेप्टर्स लिए दैट इज़ नोन, हमें पता है कि DNA का सीक्वेंस क्या है अडेप्टर्स का. तो उसके बाद हम जो प्राइमर्स लेंगे दैट शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ATCG जो भी एक सीक्वेंस लगा हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का, हमें वो नोन है अडेप्टर का, तो हम जो प्राइमर लेंगे वो A के साथ T ले लेंगे और G के साथ C. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज है ATCG के सीक्वेंस में, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस लिया हमने, ACCT. ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ेगा? A के साथ T जुड़ेगा, C के साथ G, C के साथ G, यहाँ पे A. तो दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो प्राइमर क्योंकि ये क्या है? अडेप्टर हैं, ये हमें नोन है, हमें पता है कि हम जो डाल रहे हैं सीक्वेंस दैट इज़ ACCT. ठीक है, तो हम जो अब प्राइमर यूज़ करेंगे दैट इज़ TGGA, क्योंकि ये हमें पता है और ये हमें लगाना है. तो हमें नोन सीक्वेंस, हम नोन प्राइमर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर देते हैं? यूज़ करते हैं टू एम्पलीफाई द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट. जो हमें रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसमें हम प्राइमर बाइंड कर देंगे और फिर वो एम्पलीफाई होंगे.
ठीक है। और उसके बाद जो पीसीआर एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और बैंडिंग पैटर्न को विजुअलाइज करते हैं, जो हमें डिफरेंट बैंडिंग पैटर्न मिलते हैं पीसीआर के थ्रू। क्योंकि सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक साइट पे जाके कटिंग करता है और डिफरेंट फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है। और इसमें हमने अडाप्टर्स यूज़ किए हैं। अडाप्टर्स का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो नोन है, अडाप्टर भी नोन है, वो स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड कर जाएगा और फिर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को मतलब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, दैट इज़ द अडाप्टर, और सेकेंड वन इज़ द प्राइमर इज़ ऑफ नोन सीक्वेंस, ठीक है। प्राइमर क्यों? क्योंकि अडाप्टर हमें पता है इसलिए प्राइमर भी नोन है। और उसके बाद जो हमें एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स मिले हैं उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है पूरा बहुत ही ब्रॉड मेथड है जिसमें हम जेल को रन करवाते हैं। दो टाइप के होते हैं, एग्रोस जेल, एसडीएस पेज जेल। तो उसमें उसको रन करवाना होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और उसके बाद हम डिफरेंट बेंडिंग पैटर्न जो है वो हमें विजुअलाइज होता है बाय फ्लोरेसेंस मेथड। मतलब हम फ्लोरेसेंस वहाँ उसमें होता है, थीडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, तो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो चमकते हुए दिखते हैं हमें, और हम विजुअलाइज कर सकते हैं उसको कि क्या क्या फ्रेगमेंट डीएनए के हमें मिले हैं, ठीक है। जो रेंज है एंजाइम का और प्राइमर का वो अवेलेबल होता है टू मैनिपुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कि जो भी एंजाइम्स और प्राइमर है वो जो AFLP फिंगरप्रिंट है उसको, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब उसको कम करने के लिए, ओवरकम कह सकते हो आप, या चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स और प्राइमर्स को, ठीक है, AFLP फिंगरप्रिंट में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रिंसिपल हैं AFLP टेक्निक की। नाउ क्या इसमें क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है इसका, ये देख लेते हैं। हमने जीनोमिक डीएनए लिया, जीनोमिक डीएनए ले रखा है। उसके बाद ये जो आपको डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम्स, ठीक है। ये येलो कलर का, रेड कलर का, दीज आर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम। और रेयर और फ्रीक्वेंट कटर हमने यूज़ किए हैं। रेयर कटर का एग्जांपल आता है EcoR1, ठीक है। तो ये हमने यूज़ किया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेकेज हो गया, जहाँ जहाँ पे ये इंसर्ट की है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनका काम ही है कटिंग का, स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करके ये कट करते हैं। तो यहाँ पे कट आया, यहाँ पे ये है स्पेसिफिक। फिर उसके बाद डिफरेंट हमें कोहेसिव एंड्स मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है लाइगेशन, और जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल गए हमें डिफरेंट साइजेस के, उनको हम पीसीआर में रन करवाते हैं। और फिर किसके थ्रू? पीसीआर एम्पलीफिकेशन होता है, EcoR1 या MSE1, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो इनके यूज़ से हम एम्पलीफिकेशन करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो हमें मिलते हैं वो हम जेल में रन करवाते हैं, और फिर वो डिफरेंट लेंथ के हमें दिखते हैं, और उससे फिर हम एनालाइज करते हैं कि किस इंडिविजुअल का ये डीएनए पैटर्न है, ठीक है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं AFLP के? ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें अडेप्टर्स यूज़ हो रहे हैं और प्राइमर्स यूज़ हो रहे हैं। प्रीवियसली भी जो मार्कर्स यूज़ किए थे हमने उस पर भी यूज़ हो रहा था, और वो भी सेंसिटिव है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव। ये ज़्यादा सेंसिटिव है कंपैरेटिवली टू अदर मार्कर्स एंड टेक्निक्स। और इसका जो स्केल है, रेंज है एप्लीकेबिलिटी की, वो ज़्यादा है। मतलब ये ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये ज़्यादा एडवांस है आप कह सकते हो RFLP और RAPD के कंपैरेटिवली। ये जो है वो हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स में डिस्क्रिमिनेशन ला सकता है, ये पता कर सकता है, जैसे कि RAPD भी कर रहा था। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही डिफाइंड होता है, बहुत मतलब प्योर होता है, स्पेसिफिक है, इसीलिए इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू RAPD। और क्योंकि ये नोन सीक्वेंसेस है और हम जो अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं वो भी नोन है, तो उसके जो रिज़ल्ट आएगा वो मतलब कि वो ज़्यादा वाइड होगा, उसका जो रेंज होगा वो ज़्यादा होगा।
तो मोस्टली AFLP ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लैब में, और ये मैपिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स वेरी हाईली एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्ड मोर DNA देन RAPD। और RAPD में जैसे हमें शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हमने लिए थे, शॉर्ट प्राइमर्स लिए थे छोटे छोटे 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स के, इसमें हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे कि RFLP में चाहिए था हमें लॉन्ग DNA सीक्वेंस चाहिए था, वैसे ही इसमें भी चाहिए होता है। और जो है एक्सपर्टाइज चाहिए, वी वांट एक्सपर्टाइज, बिकॉज ये जो प्रोसेसेस है ये कोई अननोन, मतलब जो जिसको कोई आइडिया नहीं है वो नहीं कर सकता, इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए, वी वांट in this process. So overall AFLP is also a very tedious process. It's time consuming, because we are taking a long DNA fragment, we are cutting it, we are just adding primers on that, we are making different DNA fragments and running on that particular fragments on PCR gel electrophoresis. Okay, so it's a long time taking process, but the result is very effective. Comparatively to RFLP, RAPD, it's more effective, and generally this technique is very much used, widely used. So this is for AFLP. Now we will see the applications of AFLP, how we can apply in different prospects of this technique. So firstly we will consider it in fingerprinting, right, mapping, region specific marker saturation, varietal identification, genetic mapping, F1 identification, gene tagging, breeding, bulk segregant analysis, diversity studies, marker assisted selection, high resolution mapping, and map based gene cloning. So overall these there are so many applications we are going through by using this technique. So it's very useful. Now we will move on to the fourth marker, that is SSR, which is also known as microsatellite. So what is the principle behind SSR? It is the microsatellite can be amplified for the identification of PCR process using unique sequences of flanking region as primers. We use also in this a primer, and which are unique sequences. We know the sequence and we are using a primer in that, right? और जो DNA है वो रिपीटेडली डीनेचर्ड होता रहता है। डीनेचर का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA का सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होना। डीनेचर मतलब खुलना DNA का, ठीक है। उसको हम ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर से टू सेपरेट अ डबल स्ट्रैंड, और उसके बाद उसको कूल करते हैं बाय एनलिंग, राइट, एंड एनलिंग ऑफ प्राइमर्स and the extension of nucleotide sequences through the microsatellite. The overall process of PCR, right? In PCR there are three types of steps involved. One is denaturation, second one is annealing, and third one is extension. So we apply these three processes in the microsatellite. Now its result in the production of enough DNA to be visible on agarose or polyacrylamide gels. So the result what we get after PCR, we insert that particular fragment into the agarose or polyacrylamide gel. Okay, so now with the abundance of PCR technology, primers that flank microsatellite loci are simple and quick to use, but the development of the correctly functioning primers is often a tedious and costly process, because it's a tedious process because so many steps we are considering. So it's a time taking and tedious process. What is the principle behind SSR? We can see by this diagram also that we are using forward primer, reverse primer, right, flanking sequences. This is different alleles, 1, 2, 3. This is a forward primer and this is reverse primer. Okay, and these are the different sequences, dinucleotide repeats. So after that, the result what we are getting of the genotype is 1
one allele we get this band. At the two allele we get the band at this location. At the third, if we consider the third allele, we are getting at this location the band. So now we consider the 1 and 2 alleles, so we are getting this band 1, 3 and 2. We are comparing between the alleles, right? So we are getting at different positions the dinucleotide arrangement fragments we are getting at the different locations. So now what is the advantage and disadvantage of SSR? It's very simple and easy to use. Comparatively to the 3 markers we have discussed earlier, it is easy and simple. Okay, and the detection via PCR is also a very easy process, because in this we are not involving adapters and not very much DNA sequence. So it's easy comparatively to other marker systems, and by using only a PCR technique, it's easy detection, and it is a co-dominant marker. Co-dominant markers mean it can differentiate between homozygotes and heterozygotes, right? As you can see in this diagram, it is differentiating between this. So perfectly suited in map based cloning. And disadvantages is cost is higher for establishing polymorphic primer sites and investment in the synthesizing of oligonucleotides, right? And the second one is the initial identification DNA sequence information necessary. Mean DNA sequence information should be necessary in this also. We should have taken a known DNA sequence, or initial identification is also must in this process. So we have discussed all the molecular markers which are there in your syllabus, and the other markers also, there are so many markers. Likewise SNP, simple nucleotide repeats, and SNP, SSR, we have discussed about SCAR, right? RAPD, RFLP, AFLP, these all are so many markers. Nowadays also we are just emphasizing on different techniques which can be easy, effective, cost effective also. So we have to consider about all the things. So microsatellite is also getting used very effectively by many of the scientists and researchers also. So remaining, if you have any query regarding any of the molecular marker technique or any of the marker, so you can just ping me on YouTube as well as WhatsApp, and ask me any of the questions, right? And what is the application of SSR? Lastly, we will discuss that is it can be applied for the assessment of genetic variability and characterization of germplasm. Second one is the identification and fingerprinting of genotypes, estimation and genetic distances between population in breeds and breeding material, marker assisted selection, identification of sequence of useful candidate genes. So these are the applications we used SSR in these type of techniques. So that's all for today's video. Thank you so much.